वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं ये है भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे देख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें इस चैप्टर में हम तीनों चैप्टर को कवर करेंगे, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस। यहाँ से हम सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ हम डिफिनीशन देख लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा जाता है और किस टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, बोलेगा प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो देखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन जो देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से एक बार और रिपीट कर देते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यह विचलन ही प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो वे क्या होते हैं, पृथककारी पृष्ठ से अपने मार्ग में विचलित हो जाती हैं। बस यही यहाँ पे डिफिनीशन रहा। अब देखेंगे, यहाँ पे बोला है यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है तो इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों। ये काफी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं क्वेश्चन से, तो आपको समझना होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन किसमें ज्यादा है, तो यहाँ पे 1.44, 1.47, 1.33 यहाँ पे सबसे कम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है अर्थात जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे तीव्र होती है। यानी आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे 1.44, फिर उसके बाद देखेंगे 1.47, 1.33, यानी जल का हो गया, तारपीन के तेल का हो गया और यहाँ से क्या हो गया, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल और ये हो गया जल। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है, तीव्र होती है। यानी हम देख सकते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, प्रकाश की चाल। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होना चाहिए, या जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होना चाहिए। तो सबसे देखेंगे कम प्रकाश की सबसे कम अपवर्तनांक क्या है, यहाँ पे जल का। अब देखेंगे उपरोक्त तीनों माध्यमों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। इनमें से जल ही ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। एक सूत्र से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये दोनों देख सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन और देखेंगे, एक प्रकाश किरण पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यानी एक प्रकाश किरण पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु का नाम बताइए। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। या तो बोल सकता है प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं, प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती है। यह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी बिंदु लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे लेंस है और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र भी से यहीं से कोई पास होके चला जाता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यहाँ पे चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंस माने उत्तल लेंस, यहाँ पे ध्यान में रखेगा, अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं, को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाएंगी। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ग्राफ भी बनाना होता है, और यहाँ पे ये उत्तर में दिया है ग्राफ, लेकिन आपको ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम दो उत्तल लेंस बनाएंगे, यानी समांतर कब होगी, तो जब दो उत्तल लेंस हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जो यहाँ पे लेंस से टकराने के बाद कहाँ पे होती हैं, यहाँ पे दोनों मिलती है। फिर यहाँ से अब एक लेंस और बनाएंगे जो यहाँ से क्या होती है, ये दोनों टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एफ देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चित्र बना सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे फोकस बिंदु यहाँ से, यदि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2f होगी तो प्रथम लेंस से प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। यह प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इससे आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, यानी एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, फिर यहाँ पे टकराने पर, कहाँ पे टकराने पर देखेंगे प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर टकराने के फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेंस से टकराने के बाद दूसरा लेंस रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी दोनों। अब आप लोग देख सकते हैं कि 2025 में कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तो 2025 में ये प्रश्न पूछा है, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ से देख सकते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस टाइप से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, पहले आपको याद होना चाहिए कि हमने ऊपर देखा है उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। इस तरह से अवतल लेंस का चित्र बनाया जाता है। से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए, आपको स्थिति दिखाना है, ये हमारा चित्र है। पहले अवतल लेंस बनाएंगे, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, जैसे हम ये वस्तु देख सकते हैं, वस्तु से एक यहाँ पे एक क्या होता है, वक्रता केंद्र से पास होती है यहाँ पे। अब स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया, ये क्या हो गया, एक यहाँ पे दोनों क्या फोकस पे, और ये वस्तु रहा, ये प्रतिबिंब रहा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो यहाँ पे वस्तु से क्या हुआ, प्रतिबिंब क्या हुआ, छोटा बन गया। ये फोकस पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टकराने के बाद ये वापस चली जाती है, ये कि हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र से यानी प्रकाशिक केंद्र से क्या हो जाता है, सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। यदि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप से आपको बोर्ड में करना होता है। बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चों को क्या होता है, एलसीएम नहीं आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम भी समझ में आने लगेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे, प्रश्न पढ़ते हैं। 7 सेमी आकार का कोई बिंब मान्य वस्तु 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। 27 सेमी दूरी पर क्या किया गया है, रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी यहाँ पे प्राप्त प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए और कैसे सॉल्व होता है इसके बारे में देखिएगा। पहले हम देखेंगे कि 7 सेमी आकार का कोई बिंब है, यानी 7 सेमी आकार का कोई बिंब होगा तो आप एच होगा, प्रतिबिंब दिया होता तो एच नहीं होता, तब एच डैश लेते, तो यानी 7। यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यानी यहाँ पे काट भी सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, और सेमी है तो सेमी लिखना है, जैसे लिखा है वैसे आपको सॉल्व करना है। फिर देखेंगे यहाँ पे फोकस दूरी के अवतल दर्पण, सबसे पहले आपको बार बार हम क्वेश्चन में बताते हैं कि पहले देख लीजिए कौन सा दर्पण बोला है, तो यहाँ पे अवतल बोला है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण बोला है तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का चिन्ह पर पाटी लगाएंगे, तो अवतल दर्पण में यू वी एफ तीनों माइनस होते हैं, यानी आपको ध्यान में रखने का यू वी एफ क्या होते हैं, तीनों माइनस होते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे जैसे माइनस आपको पता लग गया, तब क्या करेंगे, फोकस दूरी जैसे पढ़ना है 18 सेमी फोकस दूरी,
तो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी f बराबर 18 सेमी। अब देखेंगे u भी f क्या होते हैं, तीनों माइनस होते हैं, यानी u भी f क्या होते हैं, माइनस। तो लिखेंगे -18। चिन्ह लगाना ना भूलें, चिन्ह यदि आपको गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब बोलेगा यहाँ पे दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। देखिए दूरी दिया है, प्रतिबिंब नहीं दिया है, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 27। अभी जस्ट आपको बताया है कि अवतल दर्पण में u भी f क्या होता है, तीनों माइनस होते हैं। क्वेश्चन आराम से देखिए और क्वेश्चन को समझना सीखे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे हो। यदि चिन्ह प्रपाटी नहीं याद है तो ध्यान में रखिएगा, इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यही पूछ पे करता है, u भी f तीनों माइनस होते हैं अवतल दर्पण में। अब इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, भी निकालते हैं। f पता है, u पता है, तो भी निकल जाएगा, यानी दर्पण का सूत्र होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये ध्यान में रखेगा, दर्पण में प्लस होता है, बीच में दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन लेंस में प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 1/v बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/v बराबर यहाँ पे किया है तो इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस u, इधर ले गए तो u क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू f का मान कितना है, -27, अरे कितना दिया है यहाँ पे 18, तो यहाँ पे लिखेंगे -18। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, एक बार लिख लेते हैं -27। अब हर में क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होता है, तो ये अंश में बदल देंगे, यानी 1/v तो -1/18। ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इतना ध्यान में रखना है आपको कि माइनस माइनस क्या होता है, यदि हम माइनस में माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब एलसीएम आपको सिखाने वाले हैं, कि देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है 18 और 27 का। पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 से काट देते हैं, तो 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, जो नहीं करता उसको सेम लिख दे। फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेंगे 3 3 9 और 9, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 1 और 3 बार में जाएगा, 3 3 9, फिर भाग लगाना है, कुछ भी करना नहीं होता है। 3 से काटेंगे तो 1 और 1। अब देखेंगे गुणा करके, यहीं से डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 6 18 18 3 54, यानी 3 3 के 9 3 27 गुणा के 54, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। अब यहाँ पे 54 आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे यहाँ पे 54। अब हम यहाँ पे देखेंगे 54, अब 54 में हम 18 का भाग लगाएंगे, 18 का, तो 18 54 में भाग लगाएंगे 18 का, 18 3 54। अब ऊपर माइनस है तो माइनस यहाँ पे 3, अब बीच में क्या करेंगे, प्लस, देख सकते हैं वहां पे -3। अब हमको भाग लगाना है 27 से, 54 में, इसी को भाग लगाना है 54 में हम 27 का, तो 54 को ऊपर लिखते हैं और 27 को नीचे लिखते हैं। 54 को ऊपर लिखेंगे, 27 27 दूना 54, यानी कितने बार में गया, 2 बार में, तो यहाँ पे +2 किसके बराबर, 1/v के बराबर, ये होना चाहिए। तो 1/v अब बराबर क्या, आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या काम करते हैं कि माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ से पढ़ते हैं, अब बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ से नहीं पढ़ते हैं, तो मैथ से नहीं पढ़ते तो उन बच्चों के लिए साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब 3 बड़ा है, यहाँ पे 2, 3 ज्यादा बड़ा है 2 से, लेकिन अब देखेंगे साइन क्या लगा है, बड़ी वाले वैल्यू के सामने माइनस लगा है, तो माइनस हम सिंपल से लिख देंगे। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, अब हटा के 54। अब देख कंपेयर करा देते हैं, भी नीचे है 54 नीचे है, तो भी बराबर -54 सेमी, ये आ गया यहां से। अब यहां पे देखेंगे, अब हमको निकालना है प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन बराबर m बराबर होता है h' इक्वल टू -v/u। ये वाला आप लोग न भूलें, फॉर्मूले को रट के रखें। h' नहीं पता है हमको, लेकिन h का मान जरूर पता है 7, और फिर उसके बाद बराबर कर देंगे। अब v का मान -54, अब देखेंगे माइनस है, अब -54 हमारा आया भी है आंसर में, माइनस पहले से है, अब -v का मान भी है, अब हटा के u का मान कितना दिया है, -27। आप देख सकते हैं u का मान -27। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, h/7। अब इसको माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -54/27। 3 माइनस है, देख सकते हैं, 1 माइनस 2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, यानी माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा 27 है,
अब सिंपल तरीके से यहाँ से क्या करेंगे, गुणा भाग लगाएंगे। 27 दूना के 54, यानी हम देख सकते हैं जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा h डैश बटा के 7 बराबर 27 दूना के 54 -2। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7 दूना के 14 -14 आ गया, यहाँ पे 7 दूना के -14। अब यहां से देखेंगे कि माइनस आया है प्लस आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस आया है। यानी m माइनस क्या होता है, यदि माइनस आ गया तो अब देखिए यहीं से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यदि माइनस आ गया तो क्या होगा, यानी माइनस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यहीं से m बराबर प्लस, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, इसको याद रखेगा प्लस। प्लस आएगा, यदि m प्लस आ गया तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और यदि m माइनस आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे जैसे सॉल्व करने पे माइनस आ रहा है तो क्या होगा, m माइनस होगा तो वास्तविक बनेगा। पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेमी की दूरी पर रखें, इससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह आकार में वस्तु से दोगुना बड़ा होगा, वस्तु से दोगुना बड़ा होगा, सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन जो बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो यहां से हमारा क्या बना, वास्तविक तथा उल्टा देख सकते हैं। अब यही आपका इंपॉर्टेंट है, प्लस आएगा तो आभासी, माइनस होगा तो वास्तविक। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन रहा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको अच्छे नंबर से क्या हो, विज्ञान में प्राप्त हो। थैंक यू।